हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहरुफ अली और मैं यहाँ प्रेजेंट हो गया हूँ फिर से अपने नए लेक्चर के साथ जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं क्विक रिवीजन फॉर द सेशन 2025 एंड 26, यानी कि जो 26 में आपका एग्जाम होने वाला है 10th का मैथ, क्लास 10th में मैथ का, उसका हम यहाँ पे चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन करा रहे हैं। कुछ चैप्टर मैंने कवर अप कर लिए हैं, उनको क्विक रिवीजन करवाने के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज मैंने अपना जो चैप्टर लिया है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बेसिक से समझेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जो क्विक रिवीजन होगा वो क्वेश्चंस के साथ होगा, यानी कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो भी हमारा समझने वाला टॉपिक होगा उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है डेट इज x/12 माइनस 3/x। क्या करना है, इसका इक्वल में हमारा 0 है। If x/12 minus 3/x equals 0, then find the value of x. then the values of x are, यानी कि x की वैल्यूज क्या होंगी। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस -3/x को उधर वाली साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे ये प्लस का 3/x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 3/x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 12 है ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगी। अब x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और 12 3 जा 36, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर दूसरी साइड में जाएगा तो इट बिकम स्क्वायर रूट। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और अब स्क्वायर रूट को हम जब फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6। लेकिन हम यहाँ पे प्लस का भी यूज करेंगे और माइनस का भी यूज करेंगे। प्लस और माइनस का यूज क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मैं प्लस और माइनस यहाँ लगा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने 36 का स्क्वायर रूट निकाला तो वो 6 है, तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी। क्यों, क्योंकि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी 36 आता है, -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा। इसलिए हमें पता नहीं होता है कि ये जो 36 स्क्वायर करके आया है कि वो +6 का था या -6 का था, इसलिए हमें दोनों ही साइन यहाँ पे लेने पड़ते हैं। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई वो हो गई +/6। तो इस हिसाब से जो मेरा ऑप्शन ए है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे हम ए ऑप्शन को सही ठहरा देंगे। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। इस तरीके से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली। काफी आसान सा क्वेश्चन था, एमसीक्यूज था, सिर्फ हमें x की वैल्यू निकाल के इसको टिक करना था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब ऐसे ही तुक्केबाजी नहीं करनी है कि टाइम वेस्ट होगा, जल्दी से कोई सा भी टिक कर दे। तो फटाक से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमें जब सही आंसर मिल जाएगा तो हम जल्दी से इसको टिक कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जहाँ बी था वहाँ ए है, जहाँ बी होना चाहिए वहाँ ए होना चाहिए। क्वेश्चंस के जो कोफिशिएंट है वो बदल दिए हैं। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि वही डिस्क्रिमिनेंट जिसको आप डी से लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और सब बच्चों को इसका फॉर्मूला अच्छे से पता है, खूब अच्छे से आपने रट रखा है। तो यहाँ पे है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का आप ये बता दीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा यहाँ होने वाला है, क्या है, bx² प्लस ax प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ये क्या, मैंने तो कैपिटल लेटर यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर का यूज किया है। कैपिटल लेटर यूज करने का सिर्फ इतना पर्पज है क्योंकि स्मॉल लेटर ऑलरेडी यहाँ पे यूज किए गए हैं जो क्वेश्चन में हैं। बाय द वे अगर यहाँ नंबर्स होते तो मैं भी स्मॉल लेटर ही यूज करता, ax² प्लस bx प्लस सी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल ए दे रखा है, तो उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर का यूज यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो
ए की वैल्यू है वो क्या होने वाली है। ए का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म। तो द वैल्यू ऑफ ए इज बी एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि ए हो जाएगा, और जो हमारा सी होगा दैट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाय द वे वैसे तो हम इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखने का पर्पस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे है स्मॉल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए लिख देंगे, -4। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी लिख देंगे, सी आपका सी रहेगा, ये स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो ये हमारा क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। समझ आ गया सबको कैसे किया। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये देखना, कहीं ये वाला मत टिक कर देना झट से बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बच्चे क्वेश्चन को रीड भी नहीं करते अच्छे से, उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमने रट्टा मार रखा है, ये वाला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है क्वेश्चन ने उसे बी लिख रखा है, और यहाँ एक्स के साथ बी होता है तो क्वेश्चन ने ए लिख रखा है। तो उस हिसाब से हमें एक्सचेंज करके यहाँ पे वैल्यू को निकालना है, जिसको निकालने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो मेरा आया है ए स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि लास्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो थोड़ा सा बस हमें केयरफुल रहना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। कई बार बोर्ड में हमें क्वेश्चन बहुत आसान सा लगता है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी होती है तो हमारे दिमाग में वही चलता है, तो हम जल्दी से अपना आंसर टिक कर देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। ये हमारा आंसर हो गया इसका लास्ट ऑप्शन, यानी कि डी जो था हमारा करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, यानी कि पी की मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉलेस्ट से मतलब है कि पी की बहुत सारी वैल्यू होंगी, पी बहुत सारी वैल्यू की रेंज में लाई करता होगा, मुझे कौन सी वैल्यू बतानी है स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। कैसे बता पाऊंगा, जिसकी कंडीशन मुझे यहाँ पे गिवन होगी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट पी प्लस 1x प्लस पी स्क्वायर इक्वल 0 हैज रियल रूट्स। इसके पास कैसे हैं रियल रूट्स हैं। तो मैं थोड़े सा यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूं अबाउट द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वहां पे रूट्स के नेचर होते हैं। जैसे नेचर कैसे होते हैं, पहला नेचर होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल का मतलब आपको पता ही है, रियल का मतलब वो एग्जिस्ट करते होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। दूसरा नेचर जो होता है वो हमारा होता है रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। तीसरा हमारा होता है इमेजिनरी। क्या होता है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, या तो इमेजिनरी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। सर ये बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा कि नेचर रियल है या डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है या इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए आपको फाइंड करना आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। अभी मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट की बात बताई थी, यहाँ पे आपने देखा था मैंने किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली थी। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम डी की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अगर आपकी जो डी की वैल्यू, आपने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाली, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे होने वाली है पॉजिटिव, क्योंकि वो सारी वैल्यूज जो 0 से ज्यादा होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू से भी आप समझ सकते हो। अगर वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब जो हमारा डी है वो ग्रेटर देन 0 होगा और उसका जो नेचर होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर रियल एंड इक्वल है तो क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो होगा रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब डी की वैल्यू निगेटिव है। अगर डी की वैल्यू क्या है निगेटिव है
तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजनरी। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ये वाली कंडीशन देता है तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, कई बार हमसे पूछता है टेल द नेचर ऑफ रूट्स, तो हम सीधा सीधा डी की वैल्यू निकालते हैं, पॉजिटिव आ गई रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल आ गई तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी और डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो हमारे जो रूट्स हो जाते हैं वो इमेजनरी हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इसमें ऐसा आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे। अगर ये वाली कंडीशन दी रखी है कि क्वेश्चन रियल एंड डिस्टिंक्ट है रूट्स, तो हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे। होप आपको ये नेचर ऑफ रूट्स का जो फंडा है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बात की गई थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, यानी कि पी की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है लेकिन आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। मेरे पास क्या कंडीशन है, रियल रूट्स की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, रियल रूट्स की। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मेरा काम रहेगा इसकी इक्वेशन को लिखना, 2p + 1x + p² इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है, 1 है। उसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इन ब्रैकेट p + 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, p²। तो यहाँ से मैंने a और b c की वैल्यू निकाल ली है। कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसने सिर्फ बोला है रियल रूट्स, देखो यहाँ पे इसने बोला है रियल रूट्स, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और एक कंडीशन है रियल एंड इक्वल। पर क्वेश्चन में सिर्फ जो कंडीशन है वो क्या है, रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और d की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ रियल रूट्स बोला है, और रियल रूट्स दो केस में आ रहा है। देखो यहाँ भी रियल रूट्स आ रहा है, यहाँ भी रियल रूट्स आ रहा है, तो हमारे पास दोनों में ही रियल आ रहा है, तो हम दोनों कंडीशन को उठाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा डी होगा, यहाँ पे पहले हम लिख देंगे इक्वेशन हैज, क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम बता देंगे क्वेश्चन को कि इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स है। सो इस वजह से जो d की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि दोनों आ जाएगी, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बिकॉज रियल की बात हो रही है यहाँ पे। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होप आपको इतना आपको समझ आ गया होगा। इसको अब मैं रफ कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या होने वाला है, देखो d की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, d की वैल्यू होती है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। b की वैल्यू क्या है, जल्दी से यहाँ पे पुट कर देंगे। b की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे b की वैल्यू है -2 ब्रैकेट p + 1 होल स्क्वायर। मैंने बिग ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी थी, तो बिग ब्रैकेट लगा के मैंने स्क्वायर लगा दिया, -4a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है, p², तो यहाँ पे p² आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है वो इसका भी है और p + 1 का भी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ब्रैकेट p + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -4 1 जा 4 मल्टीप्लाई p 4p² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। आपको दिखता होगा ये आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, तो इसकी जो आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a² यानी कि p², b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने क्लास 9th में और क्लास 8 में बहुत क्वेश्चन किए होंगे, मैं नहीं समझता कि इसको बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। a + b होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a² + b² प्लस 2ab। a की जगह मेरा p आ गया, b की जगह 1 आ गया, यहाँ भी a की जगह p और b की जगह 1। अब ये 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × p 4p², 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4 2 जा
8p1 जा p, 8p हमारा यहाँ पे आंसर आ गया और ये हो गया -4p² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये है प्लस का 4 स्क्वायर, ये है माइनस का 4 स्क्वायर, दे बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट हेयर एंड हेयर वी हैव ओनली 4 प्लस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे अब p की वैल्यू को फाइंड अगर करना है तो इसको यहाँ से 4 को भी हटाना पड़ेगा, 8 को भी हटाना पड़ेगा। अब 4 कैसे हट सकता है? 4 को हटाने का एक ही तरीका है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। 4 को हटाने का ये तरीका है कि मैं दोनों तरफ ही क्या माइनस कर दूं, 4 को माइनस कर दूं। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 को माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी हम 4 को माइनस करेंगे। तो 4 विल बी कैंसिल आउट और यहाँ बचेगा 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4। अब इस 8 को हटाना है तो यहाँ डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 8 से। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे डिवाइड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन के अंदर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने आपको कई बार बता रखा है। 8 will cancel out by 8. Here we have only p greater than equal to minus 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, that is minus 1 upon 2. So here we have the value of p is minus 1 by 2. तो जो p की वैल्यू यहाँ पे आई है that is minus 1 by 2। अब क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द p, यानी कि p की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो सारे वो नंबर हैं जो -1/2 से ज्यादा है, यानी कि p की जो वैल्यू है ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, -1/2 से। तो इसका मतलब जो भी नंबर्स -1/2 से ज्यादा होंगे वो सब किसकी वैल्यू होंगे, p की। लेकिन हमें क्या बतानी थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या बतानी है, स्मॉलेस्ट। तो सारे ही आंसर -1/2 से बड़े हैं, तो इसका मतलब -1/2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो -1/2 इज द वैल्यू ऑफ p। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाएगा तो आपको इसमें जो सिलेक्ट करना होगा वो -1/2 को सिलेक्ट करना होगा, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर को निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन था और हमने इसको किया, ठीक है। तो किस तरीके से किया, सबसे पहले मैंने यहाँ नेचर ऑफ रूट समझाया आपको। नेचर ऑफ रूट समझने के बाद हमने कंडीशंस को अप्लाई किया और अपनी p की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आज अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे और लेंथी क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखने को मिल जाते हैं। उसी सीरीज में उसी को देखते हुए मैंने भी 1-2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के रखे हैं, जिससे हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाए और वर्ड प्रॉब्लम को कैसे डील करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो भी हम यहाँ पे सीख लें। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है आ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। अगर हमारे पास 200 स्क्वायर टाइल हैं, यानी कि जो टाइल्स है वो स्क्वेरिकल फॉर्म में है, अगर हमारे पास 200 टाइल्स है और हम इसको किसी स्पेस में टाइल कर दें, यानी कि उनको लगा दें, तो जो भी वो एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया कब होगा, जब इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यानी कि जो टाइल है उसकी साइड को 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए दोनों तरफ से। तो जो नई टाइल्स आएगी तो उसकी जो लेंथ होगी दोनों तरफ से वो 1 यूनिट ज्यादा होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अगर आप छोटी चीज लगा रहे हो तो ज्यादा नंबर्स में यूज की जाएगी, उसी की जगह आप बड़ा पीस ले लोगे तो कम पीस यूज करके भी उतनी जगह को कवर किया जा सकता है। जैसे आप एक एक ईंट लगा रहे हैं तो मान लो किसी पर्टिकुलर केस में 100 ब्रिक्स का आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया, ब्रिक्स का साइज बड़ा ले लिया, बड़ी वाली सीमेंट वाली ईंट ले ली, तो जाहिर सी बात है उसी एरिया को हम कम करेंगे तो हमें थोड़ी कम ईंटों की जरूरत पड़ेगी, कम ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंडीशन है क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम जो हमारी 200 स्क्वेरिकल टाइल्स हम ये देखेंगे ये कितना एरिया ऑक्यूपाइड करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 128 कितना ऑक्यूपाइड करेंगी। उसके बाद दोनों ही इक्वल एरिया ऑक्यूपाइड कर रही हैं तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ यही मालूम नहीं है कि जो मेरे पास टाइल्स है उसकी साइड कितनी है, तो मैं सबसे पहले यही सपोज कर लूंगा सॉल्यूशन में। लेट सपोज क्या करूंगा, सबसे पहले लेट सपोज दैट
लेट सपोज द साइड ऑफ स्क्वेरिकल टाइल बी एक्स यूनिट। मैंने क्या किया, जो टाइल की जो साइड है उसको एक्स यूनिट सपोज कर लिया, तो ये मेरे पास साइड आ गई। अब मैं इससे क्या करूंगा, इस टाइल का एरिया फाइंड करूंगा, क्योंकि एरिया फाइंड करूंगा तभी मुझे पता लग पाएगा कि ये 100 जो टाइल्स हैं कितना एरिया कवर अप कर रही हैं। तो एरिया ऑफ टाइल, अब क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है, एरिया ऑफ टाइल इक्वल फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड का हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो साइड हमारी एक्स है, इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये हमें एरिया ऑफ टाइल मिल गया एक्स स्क्वायर यूनिट। बाय द वे एरिया की जो यूनिट होती है वो भी स्क्वायर ही होती है, लेकिन ये तो वन टाइल का एरिया है। मुझे तो कितनी टाइल्स बिछानी है, 100 टाइल्स को मुझे टाइल अप करना है, तो मैं एरिया भी 100 टाइल्स का फाइंड करूंगा। तो एरिया ऑफ 100, सॉरी यहाँ पे 200 है, 100 नहीं है, तो 200 का फाइंड कर लेते हैं भाई। एरिया ऑफ 200 टाइल्स। अब अगर एक टाइल्स का, वन टाइल का एरिया एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है, ये तो क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि 200 को हम सीधे सीधे वन, जो भी वन टाइल का एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिलेगा 200 एक्स स्क्वायर यूनिट। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, वन टाइल का एरिया एक्स स्क्वायर का था, तो 200 का 200 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने जो एरिया निकाल लिया वो पुरानी ओल्ड टाइल का जो पहले की कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, now we have increased the side of tile by 1 यूनिट। हमने उसको कितना बढ़ा दिया, 1 यूनिट बढ़ा दिया दोनों तरफ से। तो जो लेंथ आएगी, अब जो साइड आएगी, लेंथ ऑफ न्यू टाइल, अब जो न्यू टाइल की जो लेंथ आएगी, या इसको साइड ही बोलते हैं क्योंकि स्क्वेरिकल है, तो साइड ऑफ न्यू टाइल, तो जो साइड आएगी न्यू टाइल्स की वो कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ न्यू टाइल वो आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, x+1 यूनिट। यानी कि जो नई टाइल्स की यूनिट आएगी वो आएगी x+1 यूनिट। x तो पहले से थी, 1 इंक्रीज करी तो कितनी आ गई, x+1 यूनिट। अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ न्यू टाइल का अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, जो कि होगा साइड स्क्वायर। साइड हमारी कितनी है, x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा नया क्वेश्चन, यहाँ पे एरिया आ गया न्यू टाइल का। अब हमारे पास जो न्यू टाइल है वो है 128, तो मैं यहाँ पे एरिया भी कितने का निकालूंगा, 120 यूनिट का, एरिया ऑफ 128 न्यू टाइल्स, जो कि कितना होगा 128 ब्रैकेट x+1 होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें मैंने रिप्रेजेंट कर ली। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स if the side length of each tile is increased by 1 unit it would take only 120 tiles to cover the floor। तो हमें पहला क्वेश्चन था, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, पहले तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें इक्वेशन बनानी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरा उसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब कंडीशन देख लेते हैं क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी हमारा स्पेस है वो पर्टिकुलर स्पेस है, फिक्स है, उसमें अगर हम 200 टाइल्स लगा रहे हैं, उसकी जगह पे अगर हम उसकी साइड को 1 यूनिट इंक्रीज कर दें और उसकी जगह 128 टाइल्स को बिछा दें, तब भी वो एरिया हमारा कवर हो जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय 200 टाइल्स विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय 128 न्यू टाइल्स, यानी कि दोनों का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। और इसी को देखते हुए हम इसको आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 128 न्यू टाइल्स is equal to area occupied by 100 टाइल्स। मतलब दोनों का क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 120 से जो एरिया आया है वो कितना आया, दैट इज 128
एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और जो यहाँ पे फिर यहाँ 200 आएगा, और जो 200 का एरिया आया था वो मेरा कितना आया था, चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ 200 टाइल्स आया था 200 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब है इसे फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए की जगह एक्स आएगा, बी की जगह 1, इक्वल में हमारा है 200 एक्स स्क्वायर। अब इस 128 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 128 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। यहाँ पे हमें मिलेगा 2 1 जा 2, 2x कितना मिलेगा, 2x। 2x को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256x, और इधर हमारा है 200 एक्स स्क्वायर। अब इस 200 एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आइए। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये सारे तो हम सेम ही लिखेंगे, जैसे कि जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। और जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, और इक्वल में आ जाएगा 0। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है। कैसी टर्म्स है, लाइक, तो इसे माइनस कर देंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, और 1 माइनस 1 0, यानी कि माइनस 72 एक्स स्क्वायर। और इसको फिर लिख लेते हैं प्लस 256 एक्स, और यहाँ पे ये 128 इस साइड लिख देते हैं, और इक्वल में आ जाएगा 0। अभी क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर आप चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अभी माइनस में। इसको प्लस में कर लेते हैं, तो मैं एक्स स्क्वायर को अब लिखूंगा प्लस में, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। लेकिन 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 इक्वेशन का एक रूल है, अगर किसी नंबर को आप तुम्हें जरूरत पड़ रही है कि उसके साइन को चेंज करके लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक का साइन चेंज करोगे तो उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज अ रूल। तो जब इसका माइनस से प्लस हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको आपको ये कैसे होता है इसको डीपली जानना है तो आपको देखना पड़ेंगे हमारे जो लेक्चर आने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज में। हम इसको बेसिक से पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे ये कैसे मतलब एकदम से साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस 128 इक्वल 0। ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो क्वेश्चन ने पूछा था क्या था, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें इतने पार्ट का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फिर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सिंप्लीफाइड करने का तरीका क्या है, मुझे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए होगा, या तो वो सबको डिवाइड कर दे या हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 128 256 72 इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आएगा भाई 8 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 9, 8 9 जा 72, 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 8 3 जा 24, 8 2 जा 6, 32 एक्स आ जाएगा। यहाँ 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, यानी कि मैंने यहाँ से 8 कॉमन निकाल लिया। कॉमन लेने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि नंबर्स थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे और मुझे स्प्लिट द मिडल टर्म करने में आसानी होगी। अब जो ये 8 है ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा और इधर बचेगा मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, उस पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करना है। तो स्प्लिट द मिडल टर्म क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करने का। वैसे तो वी हैव द 3 मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड होता है स्प्लिट द मिडल टर्म, जो कि सबसे ज्यादा आसान होता है सॉल्व करने में। इसके बाद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जो कि श्री धाराचार्य जी ने हमें प्रोवाइड कराया था, एक फॉर्मूला दिया था जिसके थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, जो कि अब जो पहले ये था प्रीवियस सेशन में था, लेकिन इस बार से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। अब हमें पढ़ने हैं सिर्फ 2 मेथड, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लीजिए या स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट द मिडल टर्म थोड़ा इजी रहता है तो उससे ही कर लेते हैं। अब स्प्लिट द मिडल टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको स्प्लिट द मिडल टर्म सॉल्व करना नहीं आता है, उसको आपको बेसिक से जानना है, शुरू से जानना है कि स्प्लिट द मिडल टर्म को कैसे डील किया जाता है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सबसे पहले 16 9 जा 144, यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे हम दो बॉक्स बनाते हैं, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिया है, 144 आ गया। फिर से दो बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर माइनस होता है तो हम माइनस करके लिखते हैं, यहाँ प्लस होता है यहाँ तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। होता है क्या, उसके बाद ये 32 है तो इधर 32 लिख दिया जाएगा। ऑल ओवर अगर मैं समर अप करना चाहूँ, इसे एक ही वर्ड में बताना चाहूँ, तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 16 9 जा 144 आया। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो मैं 32 को स्प्लिट करूँ, तो वो इस तरीके के नंबर होने चाहिए कि जब मैं उनको स्प्लिट करूँ तो उनका प्रोडक्ट 144 होना चाहिए। और जब मैं उन्हीं को माइनस करूं, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस का साइन है तो ऐड करके आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, माइनस करें तो 32 आए। माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं? तो ये वाला साइन डिसाइड करेगा कि आपको माइनस करके लाना है या प्लस करके लाना है। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब माइनस करके लाना है, अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन। थोड़ा सा इसको टेक्निकली अगर समझें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप इधर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप दो बॉक्स बना लीजिए, इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई लिख दीजिए, यहाँ भी दो बॉक्स बना लीजिए और यहाँ कुछ मत लिखिए। उसके बाद सबसे पहले क्या मिला हमें, 16, इस 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 144 आ जाएगा। उसके बाद हमें कौन सा साइन मिला, अगर माइनस मिलेगा तो माइनस आ जाएगा, या प्लस मिलेगा तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 32 मिलता है हमें तो यहाँ 32 लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से सिनेरियो बन गया। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें कौन से दो नंबर ऐसे आने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर यहाँ पे हम करें जिससे 144 और 32 आ जाए। तो वो दो नंबर होते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, 36 एंड 6। 36 सॉरी 6 नहीं होता है यहाँ पे, 36 एंड 4, क्योंकि 36 को 4 से माइनस करेंगे तो 32 आएगा और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 144। यानी कि मुझे जो दो नंबर मिले हैं दैट इज 36 एंड 4। तो इस 32 को मैं लिखने वाला हूँ 9x स्क्वायर माइनस, क्या लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि मुझे पता लगे क्या लिखूंगा 32 को, 36 माइनस 4। अच्छा, इसको इतना ही ऐसे ही क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत है इसको ऐसे करने की? तो ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि इसमें कॉमन आसानी से आ जाए। अगर हम रैंडमली यहाँ पे 30 + 2 भी लिख सकते थे और 28 + 4 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे हमें कॉमन नहीं मिलता और हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें इसी तरीके से कंडीशन को ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनका ये प्रोडक्ट भी आना चाहिए, इससे हमें कॉमन लेने में आसानी होती है। कॉमन कैसे लेते हैं मैं भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 4x, माइनस से मल्टीप्लाई किया, x कहाँ से आ गया, तो भाई x माइनस इधर बैठा है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, x दूसरी साइड में है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर और 36x में आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा दोनों में? यहाँ से आपको देख सकते हो 9x आसानी से कॉमन मिल जाएगा और यहाँ बचेगा x, 9 4 या 36, x हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 4 तो यहाँ मिला x माइनस x 4 जा 4 4 जा 16। कॉमन लेने का मतलब एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों का HCF फाइंड करना होता है कि कौन सा HCF है। HCF जो होता है वही हमारा क्या आता है, कॉमन आता है। ठीक है, उसके बाद उससे डिवाइड कर देते हैं, जो बचता है वो ब्रैकेट में और HCF बाहर, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। अब मैंने x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 9x, यहाँ से बचेगा प्लस 4, तो ये हो गया 9x + 4 = 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x माइनस 4 को एक बार 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी 4। एक बार इसको x के इक्वल पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -4/9, और ये एक नॉट वैलिड वैल्यू है, नॉट वैलिड। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया नॉट वैलिड, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, जो आपकी डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारी नॉट वैल्यूड है। जो सही वैल्यू है वो हमारी 4 है, यानी कि जो टाइल की जो साइड थी
हम नीचे कंक्लूजन में लिख सकते हैं द साइड या द लेंथ ऑफ द स्क्वेरिकल साइड इज 4 यूनिट। तो यहाँ पे हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो जो वर्ड प्रॉब्लम होती है हमारी काफ़ी अच्छी लेंदी होती हैं, लेकिन उसको तरीके से किया जाए तो हमें अपने जो 3 या 4 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में भी आ जाते हैं जो कि 4 मार्क्स का होता है, और उसमें इस तरीके के ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। पहले का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फिर से मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी पी की वैल्यू फाइंड करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, अब फिर से पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वन रूट है वो क्या है, 6 टाइम्स द अदर। यानी कि अगर एक रूट जो भी है वट एवर, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन जो दूसरा होगा वो 6 टाइम होगा, 6 गुना ज्यादा होगा। मान लो अगर पहला रूट से मैंने x मान लिया तो दूसरा रूट मेरा 6x होगा। मान लो मैंने अब पहला रूट अल्फा सपोज कर लिया तो दूसरा रूट मेरा 6 अल्फा होगा, यानी कि 6 टाइम होगा। तो इसी काम को हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा काम है रूट्स को सपोज करना, क्योंकि रूट्स की कंडीशन दी है तो रूट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज वन रूट बी एक्स। वन रूट मैंने क्या मान लिया, x। तो आप बताइए अनदर रूट क्या हो जाएगा आपका। सो अनदर रूट इक्वल इज 6x। मतलब मुझे यहाँ रूट्स का पता लग गया। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं या तो x है या फिर 6x है। चलो x नहीं लेते क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो सेम वेरिएबल हम नहीं लेते हैं, कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। a ले लेते हैं, ठीक है, a 6a। तो यहाँ पे a आ गया और यहाँ 6a आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये a है, ये 6a है। अब इसको हमें क्या करना है, ये इसके दोनों के रूट्स हो गए, किसके, px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल 0। ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो अब आपको पता है अगर कोई भी इक्वेशन का कोई रूट्स होता है तो वो उसको सॉल्व भी करता है, उसको सेटिस्फाई भी करता होगा, है ना। आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहला रूट से a की वैल्यू पुट करो, एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर दूसरी बार में 6a को पुट करो, क्योंकि रूट्स है तो सेटिस्फाई तो करेगा, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, यानी कि एक वेरिएबल क्या है a और दूसरा वेरिएबल क्या है p। तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन मिल गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने सीखा है कि दो इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसको मान लो अल्फा मान लिया और ये मेरा 6 अल्फा हो गया, ठीक है। इसको क्या सपोज कर लिया, अल्फा, और इसको क्या सपोज कर लिया, 6 अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा, एक तरीका और है जिसमें आप लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, सम ऑफ जीरो। क्या लिख सकते हो, सम ऑफ जीरो, सॉरी जीरोस तो पॉलिनोमियल में होते हैं, यहाँ पे होते हैं रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल माइनस बी अपॉन है। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, इस तरीके से भी किया जा सकता है, और इससे क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाता है, इससे थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन है। सम ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स को हमें ऐड करना है, तो ऐड का मतलब एक अल्फा दूसरा 6 अल्फा इक्वल माइनस बी। बी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, बी मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में जो बी का कॉफिशिएंट है वो क्या है, -14। क्या है बी का कॉफिशिएंट, -14। यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ये जो माइनस है ये लिखने के बाद ही v की वैल्यू पुट करोगे, यानी कि x का कॉफिशिएंट रखोगे, ठीक है। अगर वो माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, वो प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा, पर ये वाला माइनस ऑलरेडी रहेगा, इसको आप पहले से ना समझें। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना हो जाएगा, 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस, सॉरी a की वैल्यू भी तो पुट कर दूं, a की वैल्यू क्या है p। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 14 अपॉन p, और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 14 अपॉन p, और जो 7 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अल्फा को मिलेगा हमारा 2 जा 14, 2 अपॉन p, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 2 अपॉन p आ गई। ये हमारी जो है अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, ये तो हमारा अल्फा आ गया, पर मुझे अल्फा थोड़ी निकालना, मुझे तो p की वैल्यू निकालनी है। तो एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ पे
हमारे पास दो वेरिएबल बन रहे हैं तो दो इक्वेशन भी चाहिए। एक इक्वेशन से तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, दूसरे से भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब वी विल मल्टीप्लाई द रूट्स हेयर अल्फा मल्टीप्लाई 6 अल्फा, क्योंकि जो एक जो यूनिट है वो दूसरे का 6 टाइम है। 6 टाइम का मतलब 6 अल्फा कह सकते हैं हम इसको। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू फिर से अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 8 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म। ए की वैल्यू फिर से पी आ जाएगी। 6 अल्फा और अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल में 8 अपॉन पी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 6 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन पी। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। इधर पी स्क्वायर डिवाइड में है, उधर जाके किस में? 6 4 जा 24। और ये जो मेरा पी स्क्वायर है उधर जाके किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। थोड़ा से और इस क्वेश्चन को करेंगे और पी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, जगह है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये है 24, यहाँ से जो p है एक p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 24 इक्वल 8p। अब इस 8 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो p, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि जो p की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 3। हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि p की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो हमने कंडीशंस लगा के p की वैल्यू को फाइंड कर लिया। मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन और बता देता हूं जो आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू अदर, तो इसके लिए आप प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब रेसिप्रोकल होता है तो प्रोडक्ट उनका 1 हो जाता है। इसी तरीके से 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, या एक्सेस्ड बाय, इंक्रीज बाय, मोर देन, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो वो सारे क्वेश्चन को आपका करने का तरीका यही है। यहाँ पे आप सबसे पहले रूट्स का जो भी कंडीशंस दी है क्वेश्चन ने निकाल लीजिए उस हिसाब से, उसके बाद एक बार सम ऑफ रूट्स लगाइए, एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाइए, और उसके बाद आपको अपना जो भी वेरिएबल की वैल्यू पूछी होगी क्वेश्चन ने, आप उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन है और सिर्फ मुझे इसके क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए स्प्लिटिंग द टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म। अभी जो मैंने समझाई थी, मैंने कैसे समझाया था? जल्दी से दो बॉक्स बना लीजिए, इधर भी दो बॉक्स बना लीजिए, और इनमें जो नंबर आएंगे सेम नंबर इसी के अंदर आएंगे। अब मैंने कहा था इधर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले कौन मिला? 10, तो यहाँ 10 लिख लिया जाएगा। उसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होता है आपको पता ही है। फिर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाइए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और उन्हीं सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। तो आप कहोगे सर जी 5 एंड 2, 5 और 2 आ जाएगा। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर 3 की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2, बाहर एक्स लिख देंगे, -10 इक्वल 0। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। इसके अंदर x हमारा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ मिलेगा x प्लस 5, यहाँ -2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ मिलेगा x प्लस 5 इक्वल 0। अगर यहाँ पे माइनस साइन आप कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट और क्लोज करते टाइम पे ये साइन बदला जाता है, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो ये साइन जैसा है वैसा रहता है। क्योंकि आपको सिखाया गया है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो चाहे ब्रैकेट ओपन हो या क्लोज हो, दोनों ही केस में साइन बदल जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। अब इन दोनों में से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x प्लस 5 कॉमन आ सकता है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2 इक्वल 0। मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड करने हैं मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 का, तो एक बार इसको 0 के इक्वल लिख लीजिए, तो x इक्वल -5 आ जाएगा यहाँ पे, और एक बार आप इसको 0 के इक्वल लिख लीजिए और ये भी x इक्वल आ जाएगा 2। यानी कि मेरे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रूट्स आर -5 एंड 2, ये मेरे रूट्स हो जाएंगे, जो कि काफ़ी आसानी से निकाल लिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, पर बेसिक में। स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक में आता है। स्टैंडर्ड में कैसे आते हैं उसको भी देख लीजिए। ये रहा स्टैंडर्ड का, मैंने दोनों ही एक साथ रखे थे। ये पहले बेसिक का रख गया था जो कि बहुत ज़्यादा आसान था, अब मैंने स्टैंडर्ड का रखा है। ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, लेकिन करने का प्रोसेस सेम है। करने का जो तरीका है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है मुझे,
बट फर्क ये है वहाँ नंबर्स थे, यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ भी देखो x की वैल्यू सॉल्व करनी है, सीधा सीधा लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, x के लिए सॉल्व कीजिए, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, जल्दी से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस ब्रैकेट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वेरिएबल्स में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बिल्कुल आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझना है। आपको ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है? 9th क्लास की याद करो, 9th क्लास को याद करो थोड़ा सा। जब आप 9th क्लास की यादें अपनी ताज़ा करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा था 9th क्लास में। क्या पढ़ा था? आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कुछ कुछ उसकी की तरह ये दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सजाने की देर है, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। अब ये पूरा पूरा आपको दिख गया होगा, आइडेंटिटी दिख गई होगी। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम इसको ऐड करके लिख देते हैं और एक बार इसको हम माइनस करके लिख देते हैं। अब वही तरीका है, मल्टीप्लाई करके हमें लाना है 2b प्लस ए 2b माइनस ए और माइनस करके लाना है 2a। तो वेरिएबल में जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ये खुद जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ये खुद अपने आप ही होते हैं। हमें चेक कर लेना है कि मल्टीप्लाई तो इनकी हो नहीं सकती, वेरिएबल है तो बस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। बस मुझे चेक करके ये देख लेना है कि मैं इन दोनों को अगर माइनस करूंगा क्या 2a आएगा। अगर 2b प्लस ए और 2b माइनस ए को अगर मैं माइनस करूं तो क्या 2a आएगा? अगर 2a आ गया तो मेरे यही दो नंबर होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही वो दो नंबर हैं जो हम बॉक्स में लिखते हैं। तो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं 2b प्लस ए को माइनस करो, 2b प्लस ए 2b माइनस। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा जिससे इसके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a प्लस ए 2a। तो देखो माइनस करके 2a आ गया, वही तो मुझे चाहिए था। प्रोडक्ट करके तो मल्टीप्लाई करके तो ये है आ गया है, क्या इसी को अगर माइनस करेंगे तो 2a आएगा? तो बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे नंबर बॉक्स वाले थे वो ये दोनों ही हैं, यही दोनों वाले नंबर हैं। बस समझ नहीं आ रहे थे, अब ये हमें क्लियरली समझ आ गया कि यही दोनों नंबर इस तरीके से। सपोज ऐसे समझ लो कि मान लो ये वेरिएबल है आपका और इसको इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, ये इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे मान लो अगर इस तरीके से लिखा है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा। अभी इस तरीके से लिखा है 5 2 जा 10, तो मुझे बस ये चेक करना है कि 5 में से 2 माइनस करूंगा क्या 3 आएगा। माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो मैंने देखा हाँ बिल्कुल आएगा, तो यही तो दो नंबर हो गए। पर ये क्या था, यहाँ 10 लिखा हुआ था बस। तो सेम यहाँ पे है, ये दो नंबर ऑलरेडी मैंने निकाल तो लिए, पर मुझे चेक करना था कि माइनस करके 2a आएगा या नहीं आएगा, और आ भी गया। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2a की जगह एक बार इसको लिखना है 2b प्लस ए और माइनस करके मुझे इसे लिखना है 2b माइनस ए और बिग ब्रैकेट के बाहर हो जाता है x और माइनस इसकी जगह लिखा है मैंने किसको, ये पूरे ब्रैकेट को, और ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने चेक किया, इक्वल 0। अब क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो x है और ये जो माइनस है ये दोनों ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके मल्टीप्लाई की वजह से इसके साइन चेंज होंगे, जैसे कि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और इसके साथ चिपक जाएगा x क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई। इसी तरीके से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसके साथ चिपक जाएगा x क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा 2b माइनस ए इक्वल 0। अब हमारा काम है यहाँ पे कॉमन लेने का, कॉमन लिया जाएगा। तो इन दोनों में आप चेक करके बताइए क्या कॉमन है। तो भाई x यहाँ पे कॉमन आने वाला है, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से ये x तो बाहर आ गया तो सिर्फ ब्रैकेट में बचेगा 2b प्लस ए, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2b माइनस ए है, x है, यहाँ पे 2b प्लस 2b माइनस ए है। तो सिंपली दिख रहा है हमें, क्लियरली दिख रहा है आईने की तरह साफ एकदम, धूल अगर ना हो आईने पे, 2b माइनस ए और ये रहा x और यहाँ से 2b माइनस ए बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा मेरा 2b प्लस ए इक्वल 0, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब फिर से एक बार कॉमन लिया जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बार कॉमन लिया जाता है।
अब फिर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो आप चेक करोगे ये दोनों जो है सेम सेम लग रहे हैं, ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 2b प्लस a आप कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ से जब कॉमन ले ही लिया तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ से क्या बचा, प्लस 2b माइनस a इक्वल 0। अब क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन ने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x के लिए सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि x के लिए सॉल्व करो। जैसे हम किसी काम को कहते नहीं है, कहते हैं भाई तू मेरे लिए ये काम कर, तू मेरा अगर सच्चा दोस्त है तो मेरे लिए ये काम कर दे, तो ऐसे ही मुझे x के लिए इसको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आया है। तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए भाई, 2b प्लस a इक्वल 0। अब ये जो माइनस 2b है उधर जाएगा, पूरा बॉक्स के साथ ही बाहर भेज देंगे, सिक्योरिटी के साथ, इसे ओपन नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के साथ ही उधर चला जाएगा और ये माइनस बन जाएगा उधर जाकर प्लस। जब किसी भी नंबर्स को अगर पूरे ही ब्रैकेट को किधर ही ट्रांसफर किया जाता है तो उसके बाहर का साइन बदलता है, अंदर के साइन नहीं बदलते, क्योंकि वो ब्रैकेट में सिक्योर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2b प्लस a। अब इसी तरीके से एक बार इसको कर लीजिए, यहाँ पे या तो और लिख सकते हैं या ऐसे स्लैश बना सकते हैं। यह है x प्लस 2b माइनस a, इसी तरीके से उठा के ले जाएंगे पूरे ब्रैकेट को, प्लस हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, एक आई है 2b प्लस a, दूसरी आई है नेगेटिव इन ब्रैकेट 2b माइनस a। तो इस तरीके से हमने इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस टाइप के स्टैंडर्ड में अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आती है तो वो इसी टाइप की आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% चांस होते हैं कि जो नंबर यहाँ लिखा होता है वेरिएबल में, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम वही नंबर होते हैं जिनको ऐड करके या माइनस करके यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 34। दो नंबर्स दिए रहे हैं, टू नंबर्स हैं यहाँ पे, जिनका सम कितना है, 34 है। आगे क्या है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, एक नंबर से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड 2 इज एडेड टू अनदर, और दूसरे वाले नंबर से 2 को ऐड कर दें, 2 को ऐड कर दें, तो जो नया नंबर मिलेगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि प्रोडक्ट करें तो उनका 260 आता है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे यही रहेगा सॉल्यूशन में, लेट सपोज द नंबर बी x। पहला नंबर मैंने क्या मान लिया, x। तो आप ये बताइए अनदर नंबर क्या होगा, अनदर नंबर इक्वल टू इज 34 माइनस एक्स। कैसे लिख दिया मैंने ये 34 माइनस एक्स, चलो समझते हैं। मान लो एक हमारा यहाँ फ्रेंड है a और एक फ्रेंड है हमारा यहाँ b, इन दोनों के पास ही जो है 34 रुपीज हैं। हमें नहीं पता हाउ मच मनी a हैज एंड हाउ मच मनी b हैज, पर दोनों के पास कुल मिला के 34 रुपीज हैं। अब हमने ये पता लगा लिया कि इसके पास x रुपीज है। अब इसके पास अगर x रुपीज है, सॉरी चलो x को बाद में लिखते हैं, सपोज इसके पास 10 रुपीज है, तो इसके पास कितने रुपीज होंगे, 34 माइनस 10 यानी कि 24। सपोज इसके पास 15 रुपीज है, तो इसके पास कितने होंगे, 34 माइनस 15 यानी कि 19, आई थिंक 19 रुपीज होंगे, ओके। इसी तरीके से मान लो इसके पास x रुपीज हैं, तो इसके पास कितने होंगे, 34 माइनस x। इस तरीके से एक के पास x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 34 माइनस x हो जाएगा। होप आपको ये सिनेरियो समझ आया होगा किस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब दोनों नंबर मेरे पास मिल गए। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट नंबर में मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लो भाई कर दिया सब्ट्रैक्ट, पहला नंबर x था, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और दूसरे नंबर में मुझे क्या करना है, 2 को ऐड करना है, तो लो भाई दूसरे नंबर में 2 को ऐड कर दिया, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर आएगा 260। दिस इज द क्वेश्चंस कंडीशन, ये क्वेश्चन की कंडीशन, बस यही इंपॉर्टेंट था। अब आपको सॉल्व करना है, बस क्या सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा 34 प्लस 2 36 माइनस एक्स इक्वल 260। 34 और 2 को ऐड कर दिया 36 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने इसको। x मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा 36x, x मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइन, फिर ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 36 3 जा 108, और माइनस 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 260।
सबको एक तरफ कर लीजिए, सबको एक तरफ, और जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी एक्सपोनेंट ज़्यादा है, उसे सबसे पहले लिखेंगे। जैसे -x² सबसे पहले लिखा जाएगा, इसकी एक्सपोनेंट ज़्यादा है। उसके बाद हम लिखेंगे 36x प्लस 30x का मतलब 39x, इन दोनों को ऐड कर दिया बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स। उसके बाद -108 है यहाँ पे, और 260 जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, -x² प्लस 39x, माइनस को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 368 इक्वल 0। फिर से वही केस बन गया, x² फिर से माइनस में आ गया, तो मुझे फिर से साइन चेंज करने पड़ेंगे सबके। और मैंने आपको बताया है साइन अगर एक का चेंज करने की जरूरत पड़े तो सबके चेंज कर दो, ऐसा हमारा इक्वेशन का रूल है। ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, और ये माइनस से प्लस। अब आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज x² माइनस 39x प्लस 368। स्प्लिट द मिडल टर्म का यूज कीजिए और जल्दी से x की वैल्यू को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ इधर, तब तक जल्दी से आप इसको सोच के बताइए कि ऐसे कौन से दो। अब देखो डायरेक्ट करना है, बॉक्स वुक्स बनाना भूल जाइए। अब बॉक्स बनाना इज द बेसिक मेथड। जो बॉक्स बनाने वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिक जब सिखाया जाता है तब चीजें को समझाया जाता है। अब हमें बेसिक नहीं सीखना है, हमें डायरेक्टली माइंड को यहाँ पे स्ट्रक करना है। 368 मल्टीप्लाई करके लाना है। अब देखो प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया तो ऐड करके लाना है। अब कई बच्चों को बड़े यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि 368 तो बहुत बड़ा नंबर है, इतने बड़े टेबल हमें कैसे याद होंगे। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आप क्या कर लो, 368 के फैक्टर कर लीजिए जल्दी से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 60, 23 is a prime number, so 23 1 जा 23। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 23 है, एक तो इसी को ले लो 23 को। अब इससे ट्राई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक 16 ले लो। अब इनको दो नंबर ले लिए मैंने, इनका मल्टीप्लेयर जो मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट है वो तो 368 आएगा ही आएगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहती है इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर में। अब इनको ये देख लो कि ऐड करके उतना आ रहा है जितना हमें चाहिए। तो अगर हम इसको ऐड करें तो बिल्कुल 39 आ रहा है, यानी कि 23 और 16 पहली ही बार में मिल गया। सपोज पहली बार में नहीं मिलता तो हम इन दोनों को मिलाते, फिर इन दोनों को मिलाते। इससे भी नहीं मिलता तो हो सकता हम इसको और इसको मिलाते और इसको मिलाते, मतलब पेयर बना बना के देख लेते और हमें आंसर आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है दैट इज 23 एंड कितना मिला है भाई, 23 और मिला है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x² माइनस 39 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। क्या मिला था, 23 एंड कितना मिला था, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मिला था। तो मुझे ऐड करके लाना है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, अब आप चेक कर सकते हो। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² माइनस 23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल 0। ये कैसे माइनस हो गया, तो भाई बाहर माइनस बैठा है, बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब यहाँ से हमारे क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो x कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 23। मैं अब थोड़ा तेजी से करूंगा क्योंकि ये मैंने स्प्लिट द मिडल टर्म आपको कई बार बता दिया। यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ भी आ जाएगा -23 इक्वल 0। अब फिर x माइनस 23 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा बचेगा x माइनस 23 और यहाँ बचेगा x माइनस 16 इक्वल 0। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा x माइनस 23x माइनस 16x प्लस 368। या तो अब ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 23, और एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए और ये हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे हमने किसको कर लिया था चेंज, तो हमने सब कर लिया था, दैट इज माइनस माइनस प्लस और ये माइनस रहा। तो यहाँ पे जब हमने माइनस लिया तो ये भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, ठीक है, सारा कुछ गड़बड़ है नहीं। तो x की वैल्यू 23 और x की वैल्यू 16, या तो x की वैल्यू 23 होगी या फिर x की वैल्यू 16 होगी, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। 23 भी इसका आंसर है, 16 भी इसका आंसर है, दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बतानी है हमें। कैसे, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और जिसके हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी नेचर ऑफ रूट्स की हमने बात की थी और हमें वही क्वेश्चन मिल गया। मुझे m की वैल्यू बतानी है, कंडीशन दे रखी है टू रियल
इक्वल रूट। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम मेरा इक्वेशन लिखने का, m-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट m-1 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। जल्दी से ए की वैल्यू बताओ क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पे है m-1। बी की वैल्यू बताइए। बी की वैल्यू है 2m-1। सी की वैल्यू क्या है 1। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ, सी इज द कांस्टेंट टर्म। आपको कई बार बता चुका हूँ। अब कंडीशन क्या है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी मैंने नेचर ऑफ रूट्स की आपको कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। अगर ये वाली कंडीशन है टू रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। और डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। 4ac उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये सारी कंडीशंस हो गई। अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम रहेगा इसकी वैल्यू को पुट करना। तो चलिए जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू है 2m-1 इक्वल में 4। a की वैल्यू क्या है m-1। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू जल्दी से देखो 1 है तो 1 लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 अंदर बैठा है तो स्क्वायर तो इसका भी होना है भाई। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। यहाँ पे फिर से वही आ गया m-1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4m-1। इसको जल्दी से ओपन कर लो। एम स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से मैंने कई बार बता दिया ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 4m माइनस 4 वन जा 4, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4m स्क्वायर प्लस 4 वन जा 4 माइनस 4 टू जा 8m इक्वल 4m माइनस 4। अब क्या करना है हमें, जल्दी से सबको एक तरफ कर लेना है। 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल 0। सबको मैंने एक तरफ कर लिया। यहाँ से मेरे पास आएगा 4m स्क्वायर, ये रहा 4 और ये रहा 4, ये हो जाएगा प्लस 8, ये रहा माइनस 4 माइनस 8 तो माइनस 12m। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। क्या आपको लगता है कोई नंबर यहाँ तीनों में कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है। 4 आपका यहाँ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 3m और यहाँ बचेगा 2 इक्वल 0। और ये बनेगा आपका, जल्दी से बताइए ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0। ये 4 कहाँ चला गया, ये 4 जब उधर ट्रांसफर होगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो 0 बन जाएगा। अब जब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप इसको सॉल्व करोगे, फिर से आपको यहाँ स्प्लिट द मिडल टर्म लगानी है। तो जब आप इसको स्प्लिट द मिडल टर्म से करोगे तो ये फिर से बड़े आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 2 है 3 है, 2 को मल्टीप्लाई करें 2y ऐड करें 3 तो वो होता है 2 1 जा 2 2 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2m माइनस m प्लस 2। मैंने यहाँ ब्रैकेट का भी यूज़ नहीं करा है। अब यहाँ जल्दी से मैं m कॉमन ले लेता हूँ तो m माइनस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन लूंगा तो m माइनस 2 इक्वल 0। फिर मेरा m माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा m माइनस 1 इक्वल 0। अब या तो m माइनस 2 0 के इक्वल है तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, या फिर माइनस 1 इक्वल 0 तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो m की वैल्यू है वो या तो 2 है या 1 है, दोनों ही वैल्यू इसकी करेक्ट है। m की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 भी आएगी और 1 भी आएगी, तो m की वैल्यू क्या है 2 या फिर 1। होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ होता है तो वो है स्प्लिट द मिडल टर्म, जो कि मैं बार बार हर क्वेश्चन में लगभग यूज़ कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, देयर इज अ सर्कुलर पार्क। यहाँ पे एक सर्कुलर पार्क है जैसा कि डायग्राम में दिखाया भी गया है। डायामीटर हमारा कितना है 65 मीटर। डायामीटर मतलब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। डायामीटर मतलब AB और AB की वैल्यू कितनी है 65 मीटर। shown in the figure where AB is a diameter and entry gate is to be constructed at a point P। P पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक गेट बनाना है जो कि एंट्री करेंगे जहां से हम, और बाउंड्री ऑफ द पार्क दैट डिस्टेंस P फ्रॉम A इज 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस P फ्रॉम B। यानी कि यहाँ से एक डिस्टेंस ले रहे हैं कि एक डिस्टेंस यहाँ से P से A और P से B, जो भी डिस्टेंस है जो P की A से डिस्टेंस है वो 35 ज्यादा है किससे, जो डिस्टेंस आपकी P से B की है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट टेक द डिस्टेंस ऑफ PB। तो PB की डिस्टेंस हम ले लेते हैं x मीटर। तो कोई बता सकता है कि सो डिस्टेंस ऑफ PA,
पी ए की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस 35 मीटर। कैसे x प्लस 35 हो गई, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है P फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, यानी कि P से जो B की डिस्टेंस है वो 35 ज्यादा है P से A की, तो हमने 35 ऐड कर दिया, सही है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि पी ए और पी बी की डिस्टेंस बतानी, वो तो हमने बता दी, लेकिन एक्स की फॉर्म में बताइए। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई कंडीशंस यहाँ अप्लाई हो सकती है क्या, कोई इक्वेशन बना सकते हैं हम क्या, ध्यान से लगाओ, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दी है, बस इतना ही डेटा दिया है। यहाँ थोड़ा सा हमें 9th क्लास में अगर आपको याद आए, 9th क्लास की बड़ी याद आ रही है इस चैप्टर में, बार बार हमें 9th क्लास को याद करना पड़ रहा है। 9th क्लास में क्या था कि अगर आपका कोई भी ट्राइंगल सेमी सर्कल में अगर बनता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर तुम्हें याद हो, एक थ्योरम आपके सर ने पढ़ाई होगी, क्या थ्योरम थी कि सेमी सर्कल में अगर कोई भी ट्राइंगल बनता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो भैया ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि पी पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ट्राइंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग इन द सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले मुझे पहचानना होगा कि हाइपोटेनियस कितनी है, पी क्या है, बी क्या है। तो हाइपोटेनियस होती है अपोजिट ऑफ राइट एंगल, जहां पे राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट की साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो ए भी हमारी हाइपोटेनियस हो गई। और बाकी का जो ए पी पी और पी बी है उसकी मर्जी है, किसी को आप परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी आप बेस मान लो, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यानी कि ये एच पी भी मिल गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, पी ए, तो यहाँ आ जाएगा पी ए स्क्वायर। बेस कितना है, पी बी, तो यहाँ आ जाएगा पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू है 65 का स्क्वायर। पी ए की वैल्यू चेक करो, x प्लस 35, तो x प्लस 35 का स्क्वायर। पी बी की वैल्यू क्या है, पी बी की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर। ये मेरी कंडीशन बन गई। अब इसको आप देख सकते हो, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम को बढ़ा देते हैं। 65 का स्क्वायर क्या होता है, 4225, ठीक है। 65 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 7 जा 42, 5 5 जा 25। इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करने का रीज़न है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर लास्ट में 5 है, इसका वही a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक होती है 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 2ab और प्लस में आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इसको मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा 4225, ये रहा एक्स स्क्वायर, और ये मेरा 1225 रहेगा, और फिर 35 2 जा 70x प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लीजिए। सबको एक तरफ करने का मतलब है, इसको जो है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट हैंड में लिख लीजिए वैसी का वैसी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1225 प्लस 70x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4225। अब क्या करेंगे, इसको भी इधर ही ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1225 प्लस 70x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4225 इक्वल 0। ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, दोनों ही ऐड हो जाएंगे टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दीज आर द लाइक टर्म्स। उसके बाद ये है 70x, तो यहाँ पे आ जाएगा 70x, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस कर देंगे तो मिलेगा माइनस का 3000 इक्वल 0। 3000 कैसे, ये 1225 है, ये 4225 है। कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्यों लिया जाता है, कॉमन हम क्यों लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब है जो इक्वेशन के नंबर्स हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उनको स्प्लिट द मिडल टर्म करने में आसानी रहती है। तो नई इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल 0। 2 उधर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा।
फिर से आपको स्प्लिट द मिडल टर्म लगानी है, फिर से आपके पास क्या आ गया, स्प्लिट द मिडल टर्म। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 1500 लाना है और माइनस करके 35 लाना है। तो माइनस करके 35 लाना है, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, आप जल्दी से बताइए मुझे। ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1500 आएगा, और आप अगर इसको माइनस करें तो 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से फैक्टर कर लेते हैं। अगर हम फैक्टर करेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन चलो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। 60 माइनस 25, 60 यहाँ पे आ सकता है 60 माइनस 1500, 25 15 35, 60 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4315। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, पर ये होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं आएगा। चलो इसके फैक्टर करके ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके फैक्टर होते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके फैक्टर इतनी जल्दी क्यों कर दिए, इसका भी रीज़न है। जहाँ भी जीरो आता है, जीरो के बदले आ जाता है 25, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल थ्योरम में, एक जीरो के बदले जो फैक्टर आता है वो 25 आता है। तो 15 को हमने लिख दिया 53, बाकी दो जीरो थे तो 2 बार 2 आ गया, 2 बार 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 50 और 30 आया। तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा 50 और 30। चलो इसको छोड़ देते हैं, फिर लेंगे 2 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इस तरीके से लेंगे कि 5 आ जा, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, और ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 75 में से 25 करेंगे तब भी ये नहीं आएगा। और इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 35 जा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 35, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये भी नहीं आएगा। दैट इज़ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 75 माइनस 20 55। फिर से वही आ गया, 5 5 जा 25, 5 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30, 5 5 जा 25, 25 ले लेते हैं एक, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 जा 60। तो 60 माइनस 25 कितना आता है, 35। शुरू में यही तो लिया था मैंने। तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। शुरू में मैंने 60 और 25 लिया था, मुझे लगा गलत है, पर वो सही था। ठीक है, 60 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो हमारा सही आंसर ही होगा। तो कई बार माइंड काम नहीं करता है, लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जब प्रेशराइज करते हैं अपने माइंड को तो हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। हम लोग भी ऐसा कर लेते हैं। इसका एक ही रीज़न है, इसका एक ही क्योर है कि आप थोड़ा सा एक लंबी सांस लें, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें, फिर दोबारा से शुरू करें, तो आपको आपका सही आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने पहले ही 60 और 25 लिया था, पर मुझे लगा गलत है। ठीक है, तो मुझे 35 लाना था। अब इसको आगे कर लेते हैं। दैट इज 60x माइनस 25x माइनस 1500 इक्वल 0। स्प्लिट द मिडल टर्म मैंने आपको कई बार बता दिया है, इसमें ज़्यादा कोई देखने वाली बात नहीं है। x को कॉमन ले लीजिए, सेम लॉट फेर के वही काम है। x यहाँ पे कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 आएगा इक्वल 0। फिर हमारा x प्लस 60 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल 0। या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। तो x प्लस 60 इक्वल 0, यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 60। ये नॉट वैलिड है, क्योंकि नॉट वैलिड इसलिए है कि कभी भी डिस्टेंस हमारी नेगेटिव नहीं होती। x माइनस 25 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो हमें डिस्टेंस ही बतानी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। हमसे पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट पी ए एंड टू पी बी। तो जो पी ए डिस्टेंस थी हमारी, यहाँ दोबारा मैं लिख देता हूँ। पी ए की जो डिस्टेंस थी मेरी वो थी x, और जो पी बी की डिस्टेंस थी वो थी x प्लस 35। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं कि डिस्टेंस यही है। जो पी ए की डिस्टेंस थी वो थी x प्लस 35, तो पी ए की डिस्टेंस हमारी x प्लस 35 है, और पी बी की डिस्टेंस हमारी x है, और x की वैल्यू क्या आई है 25। तो यहाँ पे जब 25 पुट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 3 to 5 60 मीटर,
और ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 25 मीटर। तो इस तरीके से इसको हमने आंसर निकाल लिया, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी था। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करी, कंडीशन को प्रोवाइड कराया, कंडीशन ये हमारी आ गई। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया और हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारा पी और पी भी हमें निकालना था और हमने इसको निकाल लिया। तो इस टाइप के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गए, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ पे स्लाइड हमारी एंड हो जाती है। और इस तरीके के हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करे और उसके साथ साथ हमने रिवीजन भी किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन कराएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। सिर्फ आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू।